Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today's topic is solid state. Under this topic, we learn what is solid state, features of solid state, classification of solid state, and further classification of solid state and primitive cells and lattice point. ठीक है, तो ये आज जो हम सॉलिड स्टेट करेंगे उसमें सॉलिड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, तो इस टॉपिक के अंदर हम वो कंप्लीट करेंगे। जितना आज हम कंप्लीट करेंगे वो ऑलमोस्ट 50% होगा इस सॉलिड स्टेट का, और हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आज इसका 50% पूरा का पूरा हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट हम समझेंगे सॉलिड स्टेट होता है। तो सॉलिड स्टेट जो मैटर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, या 3 पार्ट्स मेनली हम बता सकते हैं। मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। तो मैटर जो है मेनली 3 टाइप्स में हम ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं आसपास। तो पहला सॉलिड स्टेट में होगा, दूसरा लिक्विड स्टेट में होगा, तीसरा गैसेस स्टेट में होगा। जो सॉलिड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D अरेंजमेंट में। ठीक है, तो जब 3D अरेंजमेंट में हम किसी मैटर को अरेंज कर सकते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है वो सॉलिड है, ये डस्टर है वो सॉलिड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वाटर है उसको लिक्विड बोल सकते हैं। तो ये सबने छोटी क्लासेस से पढ़ रखी हैं कि क्या है। तो हम सीधे अपने टॉपिक में आते हैं। टॉपिक में फीचर्स ऑफ द सॉलिड स्टेट क्या होगा। सॉलिड स्टेट के डेफिनेट मास होंगे एंड वॉल्यूम होगा। मतलब सॉलिड स्टेट का मास डेफिनेट होगा कि इसी पर्टिकुलर उसका जो एज है या इसी पर्टिकुलर लेंथ, ब्रेथ और हाइट में ये मेजर किया जाएगा। ठीक है, और सेकेंड है वॉल्यूम। अगर किसी मैटर की या किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो उसका वॉल्यूम भी उसी फ्रेम में रहेगा, उसी डेफिनेट ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या है, शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। मतलब सॉलिड स्टेट में क्या होगा, शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है कि 2 एटम के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, थर्ड है पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन। तो पार्टिकल के पास फिक्स पोजीशन होती है एंड ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे कहीं भी होंगे, ये पूरा सॉलिड क्यूब है, इसमें कहीं भी पार्टिकल्स होंगे वो उनकी फिक्स पोजीशन है। ये अगर कॉर्नर पे है तो ये कॉर्नर पे ही रहेगा, और इसी पोजीशन पे वो थोड़ा सा वाइब्रेट या ऑसिलेट हो सकता है, उसकी मीन पोजीशन पे ही, अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर नहीं हटेगा, वो फिक्स है। ठीक है, फोर्थ है इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उस पर अगर हम कोई प्रेशर दें तो वो कंप्रेस नहीं होगा, या उसको हम फोर्स लगाएं तो वो सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड पे प्रेशर लगाएं कहीं से भी, या फोर्स लगाएं, या कोई ऐसा दबाव दें जिसकी वजह से वो अपना डिफॉर्म हो जाए, तो सॉलिड ऐसा नहीं करता है। सॉलिड रिजिड होता है। रिजिड मतलब एक पर्टिकुलर शेप का होता है जिसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसके डायमेंशंस को चेंज या रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इतना समझने के बाद हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सॉलिड जो है वो पर्टिकुलर मास और वॉल्यूम का होता है, और उसके शॉर्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास होते हैं। थर्ड, वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं। फोर्थ, वो कंप्रेस नहीं किया जाता और फर्दर कंप्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि सॉलिड जो है ऑलरेडी कंप्रेस्ड पोजीशन पे होता है। वो अब वो उसका टेम्परेचर हम अगर चेंज करेंगे तो वो टेम्परेचर चेंज करके या तो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, या गैस, और फर्दर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैसेस फॉर्म में चेंज हो सकता है। अब जब हम लिक्विड गैस को कम टेम्परेचर करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का और कम टेम्परेचर करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड वो है जो रूम टेम्परेचर पे हमको दिख रहा है कि हाँ ये सॉलिड है, तो उसी को ही सॉलिड बोलेंगे। रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है उसी को हम मेनली सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो वो फर्दर इनकम्प्रेसिबल नहीं हो सकता, रिजिड होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा सालों सालों तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, मतलब देखिए सॉलिड यहाँ पर क्लासीफाई कैसे हो रहा है, अभी फर्दर क्लासीफाई है। और ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
फर्दर जो नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन है सॉलिड का वो आयंस के और पार्टिकल्स के बेसिस पे है। ये किस पे है, ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे है, ठीक है, कि पार्टिकल अरेंज कैसे हो गए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे हुआ है। तो पहला क्या है, क्रिस्टलाइन हो सकता है सॉलिड या अमॉर्फस स्टेट हो सकता है। तो क्रिस्टलाइन ऐसा होता है जो क्रिस्टल्स हम देखते हैं आप आसपास अपने, जैसे डायमंड है, NaCl है, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल लैब्स में देखे होंगे आपने। तो ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं ये डिफरेंट शेप्स में होते हैं, ठीक है। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होंगे या बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल हैं। तो ये सब क्रिस्टल जो हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पास डेफिनेट शेप होगा, ठीक है। और एमोर्फस के ये सारी क्वालिटीज़ इन दोनों में होगी, लेकिन कुछ चेंजेस हो जाएंगे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, ठीक है। एमोर्फस क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इससे क्रिस्टलाइन से। तो दोनों का डिफरेंस मेनली पूछ लिया जाता है कभी कभी, या कंपैरिजन आ जाता है। तो हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का डिफरेंस। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो क्रिस्टलाइन जो है उसमें फिक्स शेप होता है, फिक्स ज्योमेट्री होती है, ठीक है। एमोर्फस में इरेगुलर शेप होता है। अगर हम ऐसे कुछ कंसिडर कर लें कि कोई ऐसा बना हुआ है, ऐसा कोई सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, और ऐसा ही इसके बगल वाला भी बना होगा, ठीक है। कोई इनके शेप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये इनके शेप में जैसा ये है वैसा ये है, ऐसा बनते चले जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। अब हमने ये रोम्बस के डिज़ाइन में कुछ बना दिया है, लेकिन ये सारे रोम्बस ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे फर्दर जो होंगे। लेकिन अमोर्फस में क्या होगा, अमोर्फस में ऐसा होगा कि एक इस शेप का होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पार्टिकल्स ही हैं ये छोटे छोटे, और एक हो सकता है इस शेप का हो, एक का वॉइड बहुत बड़ा हो। तो ये चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन इसमें जो होगा क्रिस्टलाइन में फिक्स होगा, जितना भी ज्योमेट्री शो कर रहा होगा वो क्रिस्टल वो फिक्स होगा, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट की क्रिस्टल जो है एक पर्टिकुलर मेल्टिंग टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा होगा, लेकिन जो एमोर्फस है उस वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जब बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन की, तो अगर हम बात कर रहे हैं आइस एक क्रिस्टल फॉर्म है अगर, तो उसको अगर हम मेल्ट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई एमोर्फस सॉलिड है, जैसे होता है ग्लास है, एमोर्फस सॉलिड है, तो जो ग्लास की बॉटल्स हैं या ग्लास जो विंडो के में लगाए जाते हैं, पेन में लगाए जाते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एक रेंज में होगा कि 110 से 150 के बीच में टेम्परेचर के बीच में ये मेल्ट होंगी। तो ये है क्या है एमोर्फस का सेकंड डिफरेंस। थर्ड है ट्रू सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन होते हैं सॉलिड वो ट्रू सॉलिड होते हैं, एक्चुअल में इन्हीं को सॉलिड कहा जाता है जो क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं। और जो एमोर्फस होते हैं वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड मतलब जो प्रतीत होते हैं मतलब सीम्स लाइक अ सॉलिड बट एक्चुअली दे आर नॉट सॉलिड, ठीक है। तो ये प्रतीत होते हैं सॉलिड की तरह लेकिन होते नहीं हैं, और ये एक्चुअल में ही सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन का वो बहुत मतलब ऐसे करते करते अगर हम एमोर्फस बहुत सारे बनाते जाएं, ऐसे 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 ऐसे, या फिर हेक्सागन बनाते जाएं, तो हेक्सागन बहुत सारे दूर दूर तक बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में इनके वो बन जाएंगे, क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और सब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे। जिस तरह से एक अरेंज होगा ऐसे बहुत सारे एक साथ वे उसी शेप में उसी डिज़ाइन में अरेंज होंगे। लेकिन एमोर्फस में ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब 4-5 लोगों ने बना दिया फिर थोड़ा कुछ और बना दिया, मतलब 2 ने ऐसे इतने बड़े बड़े वॉइड बना दिए, 3 ने 4 छोटे छोटे बना दिए और कुछ ने इस शेप के 10 बना दिए। ऐसे होगा कि मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम का या अरेंजमेंट का बहुत लंबा वो देखने को नहीं मिलेगा, रेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कि जैसे क्रिस्टल में होगा कि एक ही लैटिस बना है या फिर एक ही ऐसा क्यूबिकल बना है तो पूरा क्यूबिकल ही है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि अगर एक क्यूबिकल हो तो हो सकता है दूसरा क्यूबॉइडल हो, थर्ड रोम्बस की तरह हो, फोर्थ टेट्राहेड्रल की तरह, सारे शेप मिल जाएंगे। उसमें रेंज बताने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये हीट ऑफ फ्यूज़न जो होती है, ये जब रिएक्ट कर रहे होंगे या हीट दी जा रही होगी तो जिनका इनका फ्यूज़न हो रहा होगा, जब आपस में फ्यूज़ कर रहे होंगे तो इनकी डेफिनेट हीट ये रिलीज़ करेंगे, लेकिन इनकी कोई एमोर्फस में कोई डेफिनेट हीट रिलीज़ नहीं कर रहे होंगे। तो ये है एक डिफरेंस क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में, ठीक है। तो जब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का डिफरेंस एक्चुअल में पूछ दिया जाता है और उसका फिगर भी छोटा सा
एनसीईआरटी में दे देते हैं और एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्रिस्टलाइन में शुगर है, NaCl है, बेसिकली NaCl, ZnS ये सब दिए जाते हैं, ठीक है। और एमोर्फस में ग्लास दिया जाता है और बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं उनको। स्यूडो सॉलिड मत ऐसा होता है, मतलब कि स्यूडो सॉलिड मतलब जो दिखते सॉलिड जैसे लेकिन एक्चुअल में सुपर सॉलिड होते हैं या सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड्स होते हैं। ऐसे होते हैं सॉलिड जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएंगे इजीली, ठीक है, या फिर स्लोली वो मेल्ट कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक अरेंजमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर कैसा होता है, इंटर आयनिक फोर्स क्या होता है, इन सब पे बात करेंगे। तो ये अभी 2 सेकेंड इसको देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। ये नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो इससे पहले वाला था अरेंजमेंट था किसका, पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन में बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ कवर हो गए एमोर्फस वाले भी, क्योंकि वो डेफिनेट अरेंजमेंट में होंगे इसलिए उनको रख लिया गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हो, ठीक है। सेकेंड है आयनिक सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिसमें आयंस का अरेंजमेंट हो। मेटेलिक सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिसमें मेटेलिक जो आयन होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो उनका अरेंजमेंट हो। और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट हो, ठीक है। अब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, डेफिनेट शेप होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होगा, तो वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मॉलिकुलर सॉलिड का फर्स्ट टाइप होता है नॉन पोलर, मतलब ऐसे जैसे H2, N2, I2, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे डाई एटॉमिक या टेट्रा एटॉमिक कुछ भी हो सकते हैं जिनका कोई डाइपोल मोमेंट ना हो, ठीक है, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो। उनमें फोर्स कौन सा होना चाहिए, जिनके इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्पर्जन या लंडन फोर्स होते हैं, जो वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इन ये वाले जो अगर इनके अरेंजमेंट जो आयंस के सॉरी मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट हैं वो कैसे हो रहे होंगे, डिस्पर्जन या लंडन फोर्स की वजह से हो रहे होंगे। तो इस फोर्स की वजह से जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे के सारे लो मेल्टिंग पॉइंट के होंगे, मतलब सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा। सेकंड है हमारा पोलर, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अरेंजमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगा या इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के पोल्स होंगे हर मॉलिक्यूल में होंगे। तो सारे मॉलिक्यूल पोलर होंगे, मतलब डिफरेंट पोल्स होंगे, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव, कहीं ज़्यादा चार्ज कहीं कम चार्ज, तो वो अरेंजमेंट हो रहे होंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, जैसे HCl और SO2, ठीक है। जब HCl और SO2 अरेंज हो रहे हैं, जैसे इस तरह के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे हैं, तो वो भी उनका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड है H बॉन्डिंग, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास H बॉन्डिंग हो। H बॉन्डिंग जैसे H2O में है, HF में है, तो इनके H बॉन्डेड मॉलिक्यूल बोल सकते हैं और इनके बीच के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वो होंगे वो H बॉन्डिंग के थ्रू हो रहे होंगे, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या सॉलिड है इस फॉर्म में होंगे, वो उनकी मेल्टिंग पॉइंट इस तरह हम बता सकते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सेकंड है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में आयंस अरेंज हुए हो रहे होंगे या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे जिसकी वजह से सॉलिड बना होगा, ठीक है। और उन आयंस के बीच में कोलम्बिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता ही है, एक के पास पॉजिटिव होगा एक के पास नेगेटिव होगा, या कोलम्बिक फोर्स भी ऐसे ही बोलते हैं, जब कुलॉम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हो तो 2 चार्ज होते हैं आपस में, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो ऐसे एटम्स या सॉलिड्स कौन से होंगे, जैसे NaCl है, MgO है, ZnS है, Na+ है, माइनस है, 2+, 2-, ऐसे ये सॉलिड होंगे, ठीक है। तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कुछ हाई होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोलेंगे लेकिन हाई होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड क्या है, पॉजिटिव आयंस है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिव आयंस होंगे, और ऐसे पॉजिटिव आयंस होंगे जो घिरे हुए होंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स से, मतलब कि बहुत सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में घिरे हुए, वो बहुत सारे, जैसे मान लो बहुत एक टब भर दिया है हमने इलेक्ट्रॉन से, उसमें पॉजिटिव चार्ज तैर रहे हैं कुछ, ठीक है, वैसा कुछ हाल होगा यहाँ पे। मेटेलिक सॉलिड में बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, उनमें कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे और उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द
पॉजिटिव आयंस होगा वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग थ्रू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बैलेंस होगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा उस जिस तरह से हम देख रहे हैं कि Na पे एक प्लस चार्ज है, Cl पे एक माइनस चार्ज है, ऐसा कुछ बैलेंस नहीं होगा, बहुत सारा नेगेटिव होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज मेटल्स के होंगे, ठीक है। जैसे होगा आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, ऐसे मेटल्स जो केवल एक प्योर फॉर्म से बने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जो प्योर मेटल्स एटम से बने होते हैं, ठीक है। एटम से ही बने होते हैं, मतलब कार्बन का एटम है, सिलिकॉन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, तो वो पूरे पूरे एटम से बने होंगे, कोई चार्ज उसमें नहीं बना होगा या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं जुड़े होंगे, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग सबको पता है कि शेयरिंग से होती है, एक हमारा एक तुम्हारा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये किससे हो रही होगी, जैसे क्वार्ट्ज में देखी जाती है, जो क्वार्ट्ज ग्लास जैसा होता है उसमें देखी जाती है, CIS, कार्बन, ग्रेफाइट, इन सब में ये नेटवर्क सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, मतलब ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एटम्स अरेंज होंगे। जैसे कार्बन में एलेक्ट्रॉप्स ले लें, उसके ग्रेफाइट है, डायमंड हैं, तो ये अरेंज होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से। तो ये पूरा क्या है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क बना के, एक पर्टिकुलर शेप बना के वो बॉन्डिंग कर रहे होंगे। तो ये है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 2 सेकेंड इसको देंगे, इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम लेटिस समझेंगे, लेटिस क्या होता है, ठीक है। लेटिस समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने मान लिया था कि सॉलिड है, वो 3D शेप में है, तो 3D शेप में है तो उसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, और लेंथ ब्रेथ हाइट के बीच में पर्टिकुलर एंगल्स होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। जब ये अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स हैं, वो एंगल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, बहुत सारे प्रिमिटिव सेल्स बन जाएंगे। जब बहुत सारे प्रिमिटिव सेल्स बन जाएंगे, ऐसे प्राइमरी सेल, जिसमें हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी यूनिट, कोई सॉलिड है उसका प्राइमरी यूनिट, एक छोटा सा यूनिट जो होगा या छोटा सा पार्ट जो होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, वो कैसे अरेंज हुआ होगा, उनके बीच में लेंथ ब्रेथ हाइट का क्या रेशियो होगा, उनके बीच में अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होगा, तो वो अरेंजमेंट हम देखेंगे। तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद जो प्रिमिटिव सेल है उसके बारे में बात करेंगे, या लेटिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये है लेटिस क्रिस्टल या यूनिट सेल जो बात करते हैं, क्रिस्टल लेटिस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेगुलर और रिपीटिंग यूनिट होंगे। तो मतलब उससे पहले हम समझ लेते हैं यूनिट सेल क्या है, लेटिस किसको कहते हैं, ठीक है। तो लेटिस पॉइंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे या किसी यूनिट में, तो उसको लेटिस पॉइंट कह देते हैं। जो जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो हैं वो अरेंज हो सकते हैं एक यूनिट सेल में बना के, किसी भी तरह अरेंज हुए हों। जैसे यही हमने क्यूबॉइड बनाया, अब क्यूबॉइड में बहुत सारे एटम्स लगा दिए हमने, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है उसको लेटिस पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। और जो यूनिट सेल है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड या क्रिस्टल, जिसका जैसे एक क्रिस्टल है बहुत बड़ा, हम कहीं से भी एक छोटा सा यूनिट निकाल दें तो वो यूनिट का अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल जैसा होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल्स क्या होते हैं। तो इनके रेगुलर होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, मतलब थ्रू आउट द क्रिस्टल रेगुलर होंगे और रिपीट हो रहे होंगे। एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होगा, ठीक है। 3D अरेंजमेंट होगा स्पेस में, कि मतलब इस लेंथ के साइड भी बढ़ रहे हैं, हाइट के साइड भी बढ़ रहे हैं, ब्रेथ के साइड भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। 14 पॉसिबल 3D लैटिसेस होते हैं। जो पॉसिबल 3D लैटिसेस जो आइडेंटिफाइड हुए हैं वो 14 होते हैं, उनको ब्रावीज लैटिस बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ये लैटिस हैं, इन ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज अ लैटिस पॉइंट। जो एक पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, ये पॉइंट होगा इसको भी लैटिस पॉइंट कहेंगे, ये होगा इसको भी लैटिस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट होगा उसको हम लैटिस पॉइंट कह देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन लैटिस में भी मॉलिक्यूल, आयंस और एटम्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जो किसी यूनिट सेल में होते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल में क्या क्या हो सकता है। आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अरेंज इन परफेक्ट ज्योमेट्री। ये जितने भी सॉलिड्स की बात करेंगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं या जिनका लेटिस यूनिट की बात करेंगे, ये इनके पास एक परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। वही ज्योमेट्री ये थ्रू आउट पूरे सॉलिड में यूज़ हो रही होगी, या वही ज्योमेट्री कहीं से भी हम कोई यूनिट से निकाल लें तो वो वही ज्योमेट्री अप्लाई हो रही होगी, या वही ज्योमेट्री होगी सारे मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट स्ट्रक्चर है लैटिस यूनिट का या यूनिट सेल का, उसको हम बात करें। यूनिट लैटिस भी बोलते हैं इसको, यूनिट लैटिस, या फिर
यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये 3D अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट ही बताया गया है, उसी की बात करेंगे। तो इसी को क्रिस्टल बोलेंगे। तो इसका अब इसकी लेंथ को हमने B ले लिया है, ब्रेथ को A ले लिया है, हाइट को C ले लिया है। तो किसी भी कमरे का कॉर्नर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। कमरे का लेंथ हमने B ली है, ब्रेथ A ली है, हाइट C ली है, और लेंथ और हाइट के बीच में एंगल है अल्फ़ा, हाइट और ब्रेथ के बीच में बीटा, और लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में गामा एंगल है। तो ये एंगल है जिसके बीच में अरेंजमेंट हुआ होता है यूनिट सेल का, और ये साइड्स हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन से यूनिट सेल में कौन सा कैसा अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। ये तो था यूनिट सेल, यूनिट अरेंजमेंट। अब क्या है कि जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो यूनिट सेल्स होते हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि यूनिट सेल होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, लैटिस कैसे बन रहा होता है कि लैटिस पॉइंट होता है, वहाँ से कैसे अरेंज हुआ होता है, ये लैटिस पॉइंट है, यहाँ से ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम समझेंगे ये यूनिट सेल है, जो ये मेन एक क्रिस्टल का यूनिट है, वो किस ज्योमेट्री का बना होगा, या वो कैसा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कैसा होगा, या उसके टाइप क्या होंगे। तो पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब प्रिमिटिव में कॉर्नर पे होंगे, ठीक है, कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे एटम्स लगे होंगे। दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर पे तो होंगे, साथ में किसी के सरफेस पे होंगे, किसी के बॉडी सेंटर पे होंगे, किसी के फेस सेंटर पे होंगे, किसी के एज सेंटर पे होंगे, किसी के एंड सेंटर पे होंगे। तो ये समझ लेने के बाद अब हम इसके टाइप्स लिख लेंगे, और टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वो फिर हम ये सारे लैटिस के अरेंजमेंट भी बता रहे होंगे कि जो क्लासिफिकेशन होगा एक्चुअल लेंथ और बाउंड एंगल्स के बीच में, वो वाला भी कर रहे होंगे। तो हम पहले ये समझ लेंगे, तो जो यूनिट सेल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रिमिटिव क्या होंगे, नॉन प्रिमिटिव क्या होंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, जो लैटिस पॉइंट है उनका लोकेशन क्या होगा यूनिट सेल में, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करा गया है। तो इसके दो टाइप्स हैं, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब एक क्यूब जैसा या क्यूबॉइड जैसा कुछ हो, जिसके 6 फेसेस हों, 8 कॉर्नर्स हों, 12 एजेस हों, और उनका जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो कहाँ हों, कॉर्नर्स पे हों, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में जो भी होगा वो सारे क्यूबिक यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आएंगे, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहे जाएंगे। नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल्स जिनके कॉर्नर्स के साथ साथ उनके फेस पे, उनके बॉडी पे, उनके सेंटर पे, एंड सेंटर पे या एज सेंटर पे कहीं पे हो सकते हैं। तो ये 3 तो बेसिक होते हैं। ये फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक है, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, ये एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। तो कभी कभी एक हाइपोथेटिकल ले लिया जाता है कि एज सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। तो अब इनका अरेंजमेंट क्या होगा कि कॉर्नर के एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे होने के साथ साथ फेस पे होगा, मतलब ये सारे कॉर्नर्स पे हैं, साथ में जितने 6 फेसेस हैं इन सारे 6 फेसेस पे भी होंगे एटम्स, ठीक है, ये पीछे पे और ये फ्रंट पे। तो ये होगा बॉडी सेंटर में क्या होगा कि क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, कुछ भी होगा। तो सारे कॉर्नर्स के साथ होते होते उनके बॉडी पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड सेंटर क्या होता है कि कोई क्यूब होगा, उसके कॉर्नर्स के साथ साथ उसके एंड पे, या तो ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे या इधर इधर कोई भी 2 एंड पे, उस पे एंड सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट सेल बन जाएगा। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक क्लासिफिकेशन यूनिट सेल का। इसके बाद जो चीज़ें आएंगी उनमें बेसिकली जो यहाँ पढ़नी है हमको वो FCC, BCC, ECC, SCP है। तो ये सारे पढ़ने हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो अभी नहीं पढ़ेंगे, तो पहले तो ये समझ लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब जो ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और हमको बहुत सारी चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी, ठीक है। तो ये जो अब नेक्स्ट लेके आएंगे तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा, मोस्ट वो 20 to 30 मिनट्स का होगा। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, हमारी क्लोज पैकिंग सारी हो जाएंगी, ये जो लैटिसेस बचे हुए हैं ये सारे हो जाएंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में करा दी जाएंगी। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।